प्रोफेसर रुद्रनाथ। वही इन सब रहस्यमयी चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। अगर किसी को इस किताब, लॉकेट और इन संकेतों का मतलब समझ आ सकता है तो वो है, सिर्फ वही है। लेकिन उनसे मिलने के लिए हमें जल्द से जल्द कसौली जाना पड़ेगा। ये सुनते ही वैभवी बिना एक पल गवाए बोली, ठीक है, मैं जाऊंगी कसौली, तुम यही रहो और आर्यन का ख्याल रखो। नवीन थोड़ा चौंक गया और कहा, लेकिन वैभवी, अकेले जाना क्या सही होगा? वैभवी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी सबसे ज़रूरी है कि इस रहस्य को जितनी जल्दी हो सके सुलझाया जाए। इतना कहकर वैभवी जाने की तैयारी करने लगी, जबकि नवीन का दिमाग अब भी उस रहस्यमयी किताब के पन्नों को याद कर रहा था, मानो उसमें छुपे रहस्य उन्हें लगातार अपनी ओर बुला रहे हो। अगले दिन सुबह सुबह ही वैभवी कसौली के लिए निकल चुकी थी। उसे जाते हुए देखकर नवीन का दिल थोड़ा बेचैन हो उठा। फिर भी वो जानता था कि उस रहस्यमय किताब का राज जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। वैभवी के जाने के कुछ देर बाद नवीन ने एक गहरी सांस ली और खुद को संभाल लिया। फिर वो बिल्कुल एक साधारण इंसान की तरह किचन में चला गया और नाश्ता बनाने लगा। कुछ देर बाद जब नाश्ता तैयार हो गया तो वो उसे डाइनिंग टेबल पर लगाने लगा। तभी उसे सीढ़ियों से कोई नीचे आता हुआ दिखाई दिया। नवीन ने नज़र उठाकर देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अरे आर्यन, माय बॉय, तुम उठ गए? नवीन ने प्यार से कहा। जाओ, आओ बैठो, जाकर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लाते हूँ, साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। आर्यन धीरे धीरे चलता हुआ नीचे आया, लेकिन उसकी नज़रें इधर उधर किसी को ढूंढ रही थी। कुर्सी पर बैठते ही उसने मासूमियत से पूछा, पापा, मम्मा कहाँ है? वो अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? नवीन एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसने तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान ला ली। वो आर्यन के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, मम्मा को थोड़ा ज़रूरी काम था बेटा, इसलिए वो सुबह सुबह ही बाहर चली गई है, 2-3 दिन में वापस आ जाएगी। आर्यन ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन उन्होंने मुझे बताया भी नहीं, मैं तो उन्हें बाय भी नहीं बोल पाया। नवीन ने प्यार से उसका गाल थपथपाया और कहा, अरे मेरे शेर, तुम जो उस समय गहरी नींद में सो रहे थे, मम्मा ने कहा था कि अगर तुम्हें जगाया तो तुम फिर सो जाओगे और आ जाओगे उठकर, इसलिए वो चुपचाप चली गई। ये सुनकर आर्यन थोड़ा शांत हो गया। नवीन ने प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, चलो अब पहले नाश्ता ख़त्म कर लो, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। दोनों आराम से बैठकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता ख़त्म होते ही आर्यन अचानक कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया और उत्साह से बोला, पापा, आज हम गार्डन चलेंगे, प्लीज़। नवीन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अभी? आर्यन जिद करते हुए बोला, हाँ पापा, प्लीज़, मुझे गार्डन जाना है, मैं वहीं खुलूँगा, आप भी चलो ना। नवीन उसके चेहरे की मासूम खुशी देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे अंदाज़ा भी नहीं था
कि आर्यन की ये छोटी सी जिद उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाली है जहाँ से उनकी ज़िंदगी का एक नया रहस्य शुरू होने वाला था। इंदौर का एक बेहद खूबसूरत बच्चों का गार्डन, जहाँ चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और बच्चों के खेलने के लिए कई तरह के झूले, स्लाइड और छोटी छोटी राइड्स वहाँ मौजूद थी। उस बगीचे में ढेर सारे बच्चे खेल कूद में मस्त थे। कोई झूले पर झूल रहा था तो कोई दौड़ भाग कर अपने दोस्तों के साथ हंसते खिलखिलाते खेल रहा था। वहीं कई परिवार भी अपने बच्चों के साथ उस सुहाने माहौल का आनंद ले रहे थे। हर तरफ बच्चों की हंसी और खुशियों की आवाज़ गूंज रही थी। इसी बगीचे के एक कोने में थोड़ी दूरी पर आर्यन भी अपने पिता के साथ बैठा हुआ था। आर्यन कभी हंसते हुए अपने खिलौनों से खेलता तो कभी नवीन के साथ छोटी छोटी शरारतें करता। नवीन भी अपने बेटे के साथ उस पल को खुलकर जी रहा था और उसकी हर बात पर मुस्कुरा रहा था। लेकिन उसी बगीचे में कुछ दूरी पर एक छोटी सी 5 या 6 साल की बच्ची भी बैठी हुई थी। वो बच्ची चुपचाप एक जगह बैठकर बस सामने की ओर देखे जा रही थी। उसके आसपास बच्चों की हंसी और खेल कूद की आवाज़ें गूंज रही थी, लेकिन फिर भी वो उन सब से अलग थलग सी लग रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तो थी, मगर इस मुस्कान के पीछे कहीं न कहीं एक अजीब सी उदासी भी छुपी थी। वो बच्ची बिना अपनी पलकें झपकाए एकटक सामने देखे जा रही थी, मानो उसकी नज़र किसी ऐसी चीज़ पर टिकी हो जिसे और कोई देख ही नहीं पा रहा था। कुछ ही देर पहले तक जिस बगीचे में बच्चों की हंसी खुशी और खेल कूद की आवाज़ें गूंज रही थी, वहाँ का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। बच्चों की चहचहाट और शोर शराबा अचानक कम होने लगा, जैसे किसी अनदेखी चीज़ की आहट ने उस जगह की खुशियों को थाम लिया हो। उसी समय नवीन को भी जैसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उनके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उन्होंने तुरंत अपनी नज़रें घुमाकर चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। तभी उनकी नज़र एक दिशा में जाकर टिक गई और उसी पल उनकी आंखें धीरे धीरे नीली चमक से भरने लगी। नवीन ने गंभीर स्वर में आर्यन से कहा, आर्यन, जल्दी से अपना मास्क और जैकेट पहन लो। तुम जानते हो ना, हमारी शक्तियाँ एक सीक्रेट है। नवीन की बात सुनकर आर्यन ने उनकी चमकती हुई नीली आंखों में देखा और बिना कुछ पूछे हल्के से सिर हिलाकर अपनी जैकेट और मास्क पहन लिया। कुछ ही पलों में उस पूरे बगीचे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ कुछ देर पहले मौसम शांत और खुशनुमा था, आसमान साफ था और धूप खिली हुई थी, वहीं अब अचानक आसमान में काले घने बादल छाने लगे थे। तेज हवा चलने लगी थी, मानो किसी भी पल वहाँ भयानक तूफान आने वाला हो। इस तरह अचानक मौसम बदलता देख बगीचे में मौजूद सभी लोग घबरा गए। लोग अपने अपने बच्चों को पकड़कर जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगे। देखते ही देखते पूरा बगीचा खाली होने लगा, लेकिन वो छोटी सी बच्ची जो कुछ देर पहले बेंच पर बैठी हुई थी, अभी भी वही बैठी हुई थी। वो इन सब बातों से जैसे अनजान थी। चारों तरफ मचती हलचल और भागते हुए लोगों की आवाज़ें सुनकर वो थोड़ी डरी सहमी ज़रूर लग रही थी, लेकिन फिर भी
वो अपनी जगह से हिली नहीं। उसी समय उस बच्चे से कुछ ही दूरी पर अचानक दो काली परछाइयाँ प्रकट हुई। उनमें से एक आदमी ने सिर से लेकर पाँव तक पूरे काले कपड़े पहन रखे थे। उसका चेहरा देखने में एक आम इंसान जैसा ही लग रहा था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थी। उसकी लाल आंखें इतनी भयानक थी कि कोई भी उन्हें देखकर डर सकता था। वही दूसरा आदमी ब्लैक लेदर जैकेट पहने हुए था। उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था, इसलिए उसकी पहचान साफ नहीं दिख रही थी। लेकिन उसके चेहरे के बीच में सिर्फ उसकी गहरी नीली चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी, जो कि नवीन थे। नवीन और वो परछाई आम इंसानों की तरह नहीं, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति से भरे योद्धाओं की तरह एक दूसरे के सामने खड़े थे। अगले ही पल उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, एक शक्तियों की लड़ाई थी। नवीन के हाथ में एक बड़ी सी लाल और नीले तलवार थी, लेकिन वो कोई आम तलवार नहीं थी। वो तलवार उसकी अपनी शक्तियों से बनी हुई थी, जिसकी धार से लाल और नीली ऊर्जा की लपटें निकल रही थी। वो जब भी तलवार घुमाता तो उसके चारों तरफ लाल और नीली शक्ति की चमकदार लहरें फैल जाती। दूसरी तरफ लाल आँखों वाला आदमी भी किसी साधारण इंसान की तरह नहीं लड़ रहा था। उसके हाथों से काली ऊर्जा की शक्तियाँ निकल रही थी, जो हर वार को रोकने की कोशिश कर रहा था। दोनों के हर वार से हवा कांप उठती थी। उनकी शक्तियों की टकराहट से चारों तरफ तेज ऊर्जा की लहरें फैल रही थी, मानो उस बगीचे में दो शक्तिशाली योद्धाओं के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो चुका हो। लॉकेट पर बना चित्र टूटकर 10 हिस्सों में क्यों बट गया? क्या प्रोफेसर रुद्रनाथ सच में इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? घाटन में बैठी वो रहस्यमय छोटी बच्ची आखिर कौन है?